हेलो एवरीवन। एनजेआईडी हब में आज हम बात कर रहे हैं धृति भाले से, जो 2025 के बैच में हमारे साथ थी। इनका एक्चुअली फोकस अभी है नीट के ऊपर। नीट की एग्जाम इनकी हुई नहीं है, लेकिन इन्होंने एज अ प्रैक्टिस जेई मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट की एग्जाम दी थी, जिसमें इनका परसेंटाइल आया है फिजिक्स में 99.56 परसेंटाइल। तो पहले तो इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक जो आपका प्रिपरेशन नीट के लिए चल रहा है, उसके हिसाब से और जो आपकी बैच थी, उस बैच में काफी जेई के भी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे थे। तो आपको एज सच जब आप थियरी पढ़ रहे थे, उस टाइम पर जेई और नीट में एज अ थियरी का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग या फिर थियरी का चैप्टर लर्निंग में कुछ नीट और जेई में डिफरेंस समझ में आया या डिफरेंस लगा कुछ? नीट और जेई का वैसे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लेवल लगी थी, लेकिन जेई मेंस के सवाल थोड़े से नीट से एक लेवल ऊपर रहते थे, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा लेवल तो सेम रहता था और बैचमेट्स भी सारे मतलब सेम लेवल। ओके, जेई मेंस के ही हाँ, बैच में आपकी प्रिपरेशन एडवांस का सर अलग से बता देते कि ये जरूरत नहीं है, तो वो हो जाता। ओके। ये तो हो गई सवालों की बात, मतलब क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल हाँ। के बारे में। अगर आप थियरी के बारे में बात करोगे, तो चैप्टर में जो आपको पढ़ाया जा रहा था एज अ कॉन्सेप्ट, हम्म। उसमें आपको कोई ऐसे फील आया कि नीट के लिए ये चीज जरूरी थी जो क्लास में अलग से पढ़ानी जरूरी थी, या फिर क्लास में नहीं पढ़ाई गई इस तरीके से? नहीं, ऐसा नहीं था। ओके, तो मतलब बेसिकली जेई मेंस और नीट का सिलेबस हाँ। आपके हिसाब से कोई थियरी का सिलेबस कोई अलग नहीं। नहीं है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अलग है। हाँ। ओके। तो जो आपके बैच में आपके साथ जेई के जो बच्चे थे, हम्म। मतलब एक ही बैच में आप नीट के स्टूडेंट्स भी थे और जेई के भी स्टूडेंट्स थे, तो जो क्लास में सवाल करवाए जाते थे वो तो ऑफ कोर्स दोनों के लिए कॉमन रहेंगे। उसकी जो डिफिकल्टी लेवल रहती थी वो जेई मेंस के हिसाब से रहती थी, और आप उसी के लेवल के ऊपर तैयारी करते थे, मतलब एटलीस्ट क्लास में आप उसी हाँ। डिफिकल्टी लेवल पर के सवाल करते थे। हाँ। तो कहीं आपको ऐसे लगा कि ये रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ा ज्यादा है, या फिर इस लेवल की जरूरत नहीं है इस तरीके से? नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा ही रहता था। हर एक क्वेश्चन से कुछ तो नया मिलता था। ऑल्दो वो जेई मेंस लेवल का था, फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए तो अच्छा ही था। और ओके। उसमें नीट के मतलब मुझे बाकी के टेस्ट में भी बहुत हेल्प होती थी। तो बेसिकली आपका बोलना ये है कि जब आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं और थियरी समझने के लिए जब आप जेई मेंस के क्लास के बच्चों के साथ भी अगर आप बैठ रहे हो, तो थियरी तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल है वो क्लास में इस हिसाब से ली जाएगी जो दोनों के लिए करीब करीब सेम होगी। लेकिन अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहेगी, लेकिन उसका फायदा ज्यादा है, बिकॉज उससे आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और फाइनली जब आप टेस्ट में एग्जाम दोगे, तो अगर आपने थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा अचीव करी होगी, या फिर ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के सवाल किए होंगे, तो आसान लेवल के सवाल आपको करने में ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। यही बात है? हाँ, yes। ओके। तो जो ये आपको कॉन्फिडेंस, अभी जैसे आपने जेई मेंस की फर्स्ट एग्जाम दी है जिसमें आपका फिजिक्स में काफी अच्छा परसेंटाइल आया है, ये कॉन्फिडेंस आप नीट में जब कैरी फॉरवर्ड करोगे एग्जाम में, ऑफ कोर्स नीट की एग्जाम ऑफलाइन फॉर्मेट में होगी और जेई मेंस की ऑनलाइन फॉर्मेट में हुई है, तो ऑफलाइन फॉर्मेट में आपको जितना क्लास में एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, उस फॉर्मेट को कितना हद तक आप सिमिलर कंसिडर कर सकते हैं फाइनल एग्जाम की? जो टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल होगी वो भी, और जो आपको मैनेजमेंट की तरफ से एनवायरनमेंट दिया जाएगा उसके बारे में। टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल तो यहाँ की ज्यादा मतलब लगती है। अभी जेई मेंस के भी सवाल किए थे, तो मतलब वो आई वॉज वेल अक्वेंटेड विद दैट कि मतलब किए हुए सवाल है और वही आए एग्जाम में, और उससे भी ज्यादा डिफिकल्टी के क्वेश्चंस भी किए थे। तो नीट में भी होपफुली ऐसे ही हो। ओके। वैसे तो आपने मैंने पीवाईक्यूज किए होंगे, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो पीवाईक्यूज भी किए आपको थे। एक आइडिया तो आ गई होगी हाँ। किस लेवल के सवाल आते हैं। मोस्टली उसी लेवल के आसपास ही रहेंगे, और हमारे क्लास में जो एग्जाम्स चलते हैं उसका जो एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताएंगे? कितना सीरियस, कितना स्ट्रिक्ट या लीनियंट रहता है, किस तरीके से? क्लास का एनवायरनमेंट मतलब स्ट्रिक्ट तो रहता है, और मतलब वो जो 1.5 घंटा सर पढ़ाते हैं वो फुल एकदम कॉन्सेंट्रेटेड लेक्चर बोल सकते हैं कि उसमें मतलब 1 मिनट भी फालतू की बातें नहीं हाँ होती नहीं हैं। होती है। मतलब पूरा फोकस उस पे रहता है, और हर एक कॉन्सेप्ट एकदम
अच्छे से सिखाई जाती है। ओके। इवन होमवर्क शीट के डिस्कशन या डीपीपी के डिस्कशन के वक्त जो क्वेश्चन नहीं समझा उसको प्रॉपर टाइम देके क्लियर किया जाता है। तो ओके। तो क्लास के अलावा जब आप डाउट्स पूछने आते थे या फिर जब आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता था टीचर्स का, तब टीचर्स अवेलेबल होते थे आपके लिए? हाँ, होते थे। और अगर मतलब ऑनलाइन भी हमेशा अवेलेबल रहते थे। तो अगर ऑफलाइन नहीं होता था जाना या जब सर अवेलेबल ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन डालने पे तुरंत आ जाता था आंसर। ओके। तो बेसिकली आपके डाउट्स के लिए कभी आपको मतलब डाउट्स की वजह से आपका स्टडी का लर्निंग प्रोसेस जो है वो कभी हिंडर हिंडर नहीं नहीं हुआ उसकी करें। वजह से? ओके। ये एक अच्छी बात है। टेस्ट के बारे में भी हमने बात कर ली। टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग होती थी। जेई मेंस और नीट के हाँ। एग्जाम्स अलग अलग होते थे हाँ। और दोनों की डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग होती थी। हाँ। ओके। तो जैसे आपने अभी बोला कि आपके क्लास में जेई के भी बच्चे साथ में ही होते थे, तो ऑफ कोर्स थियरी तो दोनों की साथ में ही चलेगी। इसमें आपका सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट डेवलप होने वाला कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से अगर देखें, क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में जैसे कि स्पेशली फिजिक्स में क्यों, ये जो सवाल है व्हाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, कोई चीज कोई नेचर में एक प्रोसेस हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जब आप समझेंगे तभी आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। तो आपकी ये जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, इसको केटर करने की क्लास में कोशिश होती थी? हाँ, बहुत ज्यादा होती थी। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा 10th में फिजिक्स इतना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन जब मैं 11th-12th मतलब अभी रियलाइज हो रहा है कि दैट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स। ओके। और मुझे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगने लगा है। मतलब पर्टिकुलर टॉपिक्स लाइक वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का वो जो ट्रांजिशन आपने पढ़ाया है वो मतलब बहुत ज्यादा। तो बेसिकली अदर देन आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में तो इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी ऑफ कोर्स, और उसके ऊपर आपको सवाल भी सॉल्व करने होते हैं, लेकिन वो थोड़ा मोनोटोनस बन जाता है 2 साल की प्रिपरेशन में। तो वो आपका एक इंटरेस्ट कंटिन्यूसली डेवलप होते रहना, या फिर वो इंटरेस्ट कंटिन्यूसली आपका मेंटेन होते रहना चाहिए, इसके लिए थोड़ा बहुत ये साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आपकी चैनलाइज होनी, या फिर इसको थोड़ा सा आपको प्रोवोक किया जाना, ये इंपॉर्टेंट लगता है। हाँ। और बहुत बार सर व्हाट्सएप पे वेरिटेसियम नाम का एक चैनल हाँ। रहता था, उसके वीडियोस या फिर जो भी न्यू डिस्कवरीज हो रही है उसके डालते थे वीडियोस, तो उसको देख के और इसमें इंटरेस्ट आता था। ओके। आपको जो क्लास का हमारा जो मैनेजमेंट है, जो आपको बेसिकली कोई भी प्रिंटेड मटेरियल लेना है, या फिर जो आपका पेरेंट्स के साथ का कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, एज एन इंस्टीट्यूट पेरेंट्स के साथ का कम्युनिकेशन रखना है, इसके बारे में जो मैनेजमेंट का आपका जो फीडबैक है उसके बारे में जरा बताइए। मतलब मेरे बहुत ड्रॉप डाउन्स भी हुए हैं इस पूरे जर्नी में। तो मतलब जब मेरे मार्क्स बहुत मोनोटोनस रहते थे, मुझे 100 के ऊपर जाना ही बहुत डिफिकल्ट जाता था, तब मैंने तुरंत टीचर से, मयूर सर से और जीना सर से बात की थी। तो उन्होंने मतलब गाइड किया था, बहुत अच्छे से गाइड किया था। और फिर उससे मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजिशन हो गया मेरा कि 100 मतलब 150 के नीचे तो भी एटलीस्ट नहीं जाती थी। और 150 आउट ऑफ 180 नीट की 180, बात हो रही हाँ। है। और मतलब वो टाइमर लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना वो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल था। मेरी क्वेश्चन की जो स्पीड थी, क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई उसके वजह से। तो थैंक यू। Okay. आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा था, वो मटेरियल को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके मिल रहा था, सीईटी का, नीट का, हाँ। जेई मेंस का और जेई एडवांस का। आपके लिए एडवांस का खैर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, आपको सॉल्व करना है तो, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है नीट के स्टूडेंट्स को। तो एक तो इसकी क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी भी, क्योंकि क्वांटिटी के बारे में जरा कम बात होती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व होना जरूरी है वगैरह, तो जरा इसके बारे में बताइए। क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा मतलब दी जाती थी, क्योंकि अदर देन मॉड्यूल्स हमें होमवर्क शीट, डीपीपीज, आरपीपीज, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बहुत रहते थे। तो क्वांटिटी वाइज, और सर बोलते थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, टाइम पे नहीं। तो उससे भी मतलब उससे भी मेरा स्कोर थोड़ा बढ़ा। और ओके।
जो हमारा सिलेबस का स्पीड है, मतलब हम 18 मंथ्स में करीब-करीब थियरी कवर करने की कोशिश करते हैं और ये टारगेट यूजुअली 18 मंथ्स इसलिए रहता है क्योंकि जेईई मेंस की पहला पहला अटेम्प्ट जनवरी में आ जाता है और हमारी थियरी खत्म होती है अक्टूबर के आसपास। तो काफ़ी बार बच्चों के मन में ये भी एक डाउट रहता है कि नीट के बच्चों के लिए क्या? क्योंकि सिलेबस अगर अक्टूबर में खत्म हो गया तो नीट की तो एग्ज़ाम मई में है। अगले साल में जो भी जिस भी साल आप जॉइन करोगे उसके अगले साल में वो बात होगी। तो करीब-करीब बीच में 6 से 7 महीने मिलता है, जिसमें आपका रिवीजन आइडियली होना एक्सपेक्टेड होता है, जिसमें बोर्ड्स भी आता है, लेकिन उस टाइम पर आपका रिवीजन होना एक्सपेक्टेड होता है। तो आफ्टर सिलेबस इज कंप्लीटेड, उस पॉइंट से लेकर एग्जाम तक, इस दौरान एज एन इंस्टीट्यूट आपको एक्सपेक्टेशन क्या है सबसे पहले तो, और जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में, मतलब उससे आप सेटिस्फाइड हो? टेस्ट सीरीज हो गई या फिर रिवीजन के क्लासेस हो गए या घर पे भी सॉल्व करने के लिए जो मटेरियल दिया जाता है, इसके बारे में? जैसे कि अक्टूबर तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया था, तो दिवाली वैकेशन से ही हमारा रिवीजन का शेड्यूल शुरू हो गया था। तो मतलब वो कंप्लीट स्पैन रिवीजन शेड्यूल के लिए मिला और मतलब सर के साथ आरपीपी इधर आके भी सॉल्व होती थी और घर पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। तो हर एक चैप्टर के अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स और टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो जाते थे क्लियर। और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी फिर सर ने जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे, स्टेट बोर्ड में जो एक्स्ट्रा के टॉपिक्स थे, तो उनको भी कवर किया था, मतलब बोर्ड्स के पहले तो अलग से क्लास हाँ, अलग से क्लास में। तो वैसे आइडियली तो बहुत अच्छे से सारा रिवीजन हो गया था, मतलब जेईई मेंस के पहले पूरा हो गया था। ओके। और जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट देना, ये आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए अभी आपने तो दे दिया है, तो आगे आने वाले जो भी बैचेस है उसमें अगर आपको ये रिकमेंडेशन देना हो फॉर एग्जांपल, तो जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट देना कितना फायदेमंद हो सकता है एज अ नीट स्टूडेंट? सबसे पहले तो एग्जाम का एटमॉस्फेयर आपको समझ आता है कि कैसे कंडक्ट करते हैं। ऑल्दो उसका मोड अलग है, ऑनलाइन होता है, लेकिन फिर भी एक एटमॉस्फेयर आता है कि कॉम्पिटिटिवनेस कितनी ज़्यादा होती है। और सेकेंडली कि आपका एग्जाम में आप कितने काम माइंड से उसको टैकल कर पाते हो, तो वो इसलिए उसका पूरा आइडिया लेने के लिए नीट के स्टूडेंट्स भी जेईई मेंस अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस आया है पूरे 2 साल का और जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट का, इस एक्सपीरियंस को लेके आई होप आप नीट के एग्जाम में अच्छा करो। अभी तक नीट की एग्जाम हुई नहीं है, होने वाली है, लेकिन आई होप कि काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसमें। वो रिफ्लेक्ट हो भी रहा है ऑलरेडी, जेईई मेंस के रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन तो बिल्डअप हो गई है आपकी भी और हमारी भी। बट एक अलग पॉइंट होता है कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस का, तो इसको आपकी तरफ से तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली होते रहेगा पेरेंट्स के साथ, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूट पेरेंट्स के साथ जो टच बना रहना चाहिए, उसके बारे में जो एफर्ट लिए जाते हैं एनजेडीयूएफ की तरफ से, कि हर 3 महीने में या 4 महीने में एक पीटीएम ली जाती है और उसमें सिलेबस का प्रोग्रेस भी बताया जाता है और आगे आने वाली स्ट्रेटेजी भी बताई जाती है एक तरीके से। तो इसका कितना फायदा हुआ आपको और स्पेशली आपके पेरेंट्स को आपके सिलेबस के और आपके तैयारी के टच में रहने के लिए? पीटीएम तो होते ही रहते थे, तो उसमें सर पूरा प्रोग्रेस बताते थे और स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट नाम की जो बुक थी उसमें भी मतलब मैं लिखती थी सारे मेरे स्कोर्स, मेरे सारे टेस्ट के स्कोर्स लिखती थी। तो और हर एक दिन में क्या होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितनी थ्योरी कंप्लीट होती है, वो भी लिखती थी। तो उनको भी एक आइडिया आ जाती थी कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा स्कोर कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ओके। तो इस सारी प्रिपरेशन के साथ आई होप आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए, तो आपको ऑल द बेस्ट उस एग्जाम के लिए। और जो भी आपका रिजल्ट आता है प्लीज़ हमें अपडेट करिए ताकि हम आगे आने वाले जो भी बैचेस हैं उनको भी बता पाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।